सहायक सचिवालय का एग्ज़ाम 18/12/2011 का जो प्री का एग्ज़ाम हुआ था उसका हम लोग सॉल्यूशन देख चुके हैं। मैथ्स में क्वेश्चन क्या पूछा है, उसी एग्ज़ाम का मेंस में क्या पूछा गया है, उसके मैथ्स के सवालों को हम लोग देखेंगे और देखेंगे प्री में जितना मुश्किल क्वेश्चन पूछा था मेंस में उतना ही आसान क्वेश्चन पूछा है। आप देखिए सवाल क्या है। आप जब सवाल देखेंगे तो आप कहेंगे बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन क्या है, राम और रहीम की ऊंचाई का अनुपात 7:8। राम और रहीम की ऊंचाई का अनुपात 7:8। तो कहता यदि रहीम की ऊंचाई 66 इंच है तो राम की ऊंचाई निकाले। रहीम यानी 8 और 8 का मान कितना दिया है 66, तो पूछता है 7 का मान क्या होगा। तो 7 का मान हम लोग लिखेंगे गुना 7/8 और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये मान आएगा 57.75। क्या इस क्वेश्चन में कुछ और समझने लायक कुछ है क्या? नहीं है। ये राम का मान और ये रहीम का मान, और रहीम का मान 66 दिया हुआ है, 8 का वैल्यू 66 दिया हुआ है। 8 का मान इतना तो 1 का मान 66/8, 7 का मान गुना 7, ये आपका आंसर है। क्या इस क्वेश्चन में कहीं से कुछ नया बात है क्या? नहीं। आइए हम लोग अगले सवाल में आए। अगला सवाल देखिए, बहुत आसान। अगला सवाल क्या कह रहा है, 3/5 को प्रतिशत में व्यक्त करने पर आएगा। इसको प्रतिशत में व्यक्त करना है। 3/5 को प्रतिशत में बदलना है। 3/5 को प्रतिशत में बदलना है। इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा, प्रतिशत का शुरुआत करते हैं तो शुरुआत तो हम लोग यहीं से करते हैं। कुछ दिक्कत है क्या? हम लोग अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी उतना ही आसान। अगला क्वेश्चन कहता है यदि आप एक मकान इतना रुपया में खरीदते हैं और इतना रुपया में बेचते हैं तो आपका प्रतिशत लाभ क्या है? 50,000 में आपने खरीदा मकान, आपने खरीदा 50,000 में, बेचा आपने 80,000 में, लाभ हुआ क्या 30,000। 30,000 लाभ हुआ और क्वेश्चन पूछ रहा है प्रतिशत लाभ क्या होगा। अब ये सब हम लोग काट लेंगे तो इसका मान आएगा 20 और इसका भी मान आएगा 60%। क्या हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि शुरुआत करते हैं तो शुरुआत हम लोग का यहीं से होता है। इतना में खरीदेंगे, इतना में बेचेंगे, लाभ होगा कि हानि होगा? लाभ होगा तो फिर प्रतिशत लाभ निकालना है या फिर प्रतिशत हानि। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। आप अगला सवाल भी देखिए। अगला सवाल क्या कहता है, यदि एक विक्रेता का कमीशन 28% है तो वह 7500 रुपया की कीमत का माल बेचने पर कितना रुपया कमाएगा? बहुत सिंपल सा बात है। हम कहीं काम करने जा रहे हैं, हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और हमको कमीशन 28% दिया जाएगा, क्वेश्चन कह रहा है, और 7500 का सामान बेच देंगे तो मेरा हिस्सा क्या होगा? मेरा हिस्सा 28% होगा। 28% कमीशन का मतलब 100 रुपया का सामान बेच देंगे तो 28 रुपया मेरा होगा। मतलब जितने का भी सामान बेचेंगे उसका 28% मेरा होगा। तो 7500 का सामान बेचेंगे उसका 28% मेरा होगा। तो मेरा होगा कितना? बस इसमें कुछ और है क्या? हम लोग गुना कर लेंगे। 28 गुना 75 140, 8 सते 56, 7 दूना 14, 5 19, 2100। मेरा कमीशन क्या होगा? 2100। ऑप्शन देखिए, पहला ही ऑप्शन है। इस क्वेश्चन में समझने समझाने लायक कुछ नहीं है। क्वेश्चन बोला कि 28% कमीशन मिलेगा हमको, तो जितने का सामान बेच देंगे उसका 28% लेंगे। अगर 100 का सामान बेचेंगे तो 100 का 28%, 200 का बेचेंगे तो 200 का 28%। यहाँ हमने 7500 बेचा, अगर 75 लाख का सामान बेचता तो 75 लाख का 28% लेते। क्वेश्चन में कुछ और नहीं है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है,
फिर लीजिए, प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग। प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग क्या होगा? तो प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग देखिए, एक तो बहुत छोटा संख्या है 1, 3, 5, 7 ये भी जोड़ सकते हैं। 4 संख्या जोड़ना कितना मुश्किल है? प्रथम 4 है तो 4 ही तो संख्या लेना है, और इन सब को जोड़ेंगे तो कितना होगा? इन सब को जोड़ेंगे तो 16 होगा। जोड़ पूछ रहा है, और ऑप्शन में देखिए 16 कहाँ है? तो पहला ही ऑप्शन तो 16 है। 4 का स्क्वायर 16 ही तो होता है। हमको 16 लाना है और 16 देखना ऑप्शन में है कहाँ। पहला ऑप्शन 4 का स्क्वायर है, इसको हम लोग 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या ये करना बहुत मुश्किल था? नहीं। हालांकि अगर ये बहुत लंबा होता 20 विषम संख्याओं का, तो हम लोग क्या करते, इस ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है, वहां हम लोग आएंगे तो इस पर और चर्चा हम लोग करेंगे। आइए अगला क्वेश्चन है, कहता है ये किसके बराबर है? ये किसके बराबर है? 2 गुना 3 प्लस 4 ये किसके बराबर है? अगर हम ये छोटी ब्रैकेट तोड़ दें तो क्या दिखेगा? 2 गुना 3 और प्लस क्या दिखेगा? 2 गुना 4। ये ऑप्शन में है, और ये लाना क्या बड़ी बात है? देखिए ये आपका ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन। इसको सिर्फ छोटी ब्रैकेट को तोड़ना था और कुछ नहीं। ये किसके बराबर है? आइए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन कहता है यदि 24 व 32 में से 8 घटाया जाए तो जो बचता है अंक, उसका औसत बताना, उसका अनुपात बताना है। 8 घटाएंगे 24 में तो क्या बचेगा? 16। 8 घटाएंगे 24 में, 8 घटाएंगे 24 में तो क्या बचेगा? और 8 घटाएंगे 32 में तो क्या बचेगा? 8 इसमें घटाएंगे तो ये 16 बचेगा, और 8 इसमें घटाएंगे तो ये 24 बचेगा। तो रेशियो क्या हो जाएगा? 2:3। कुछ दिक्कत क्या? बोला दोनों में 8 घटाएंगे तो जो बचेगा उसका रेशियो क्या होगा? तो दोनों में हमने 8 घटा लिया, उसका रेशियो निकाला। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखें। आप देख रहे हैं सवाल कितना आसान पूछा गया है। आप पिछला वीडियो देखे होंगे तो आप देखे होंगे कि पीटी का क्वेश्चन इससे कई गुना ज़्यादा मुश्किल था, और यहाँ बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया है। अगला सवाल देखिए आप। एक कक्षा में 50 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक इतना है, इस कक्षा में एक छात्र द्वारा प्राप्त औसत अंक क्या है? 26, 24 इतना अंक लाया गया। किसके द्वारा? 50 विद्यार्थी के द्वारा। तो एक विद्यार्थी के द्वारा लाया गया अंक। औसत निकालने के लिए सभी के योग में कुल संख्या से भाग लगाया जाता है। हम लोग भाग लगा देंगे, और यहाँ भाग लगाने में 50 से भाग लगाना दिक्कत हो तो हम लोग क्या करते हैं? ऊपर नीचे 2 से गुना कर लेते हैं। अब 2 अंक पहले दशमलव दे देंगे, सिर्फ 2 से गुना करना है। ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6 दूना 12, और ये हो जाएगा 4 1 5। अब नीचे क्या हो जाएगा? 100, और इसका मतलब क्या? ये दशमलव दे देंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 52.48। 52.48। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, 3 लिखा गया, ये नहीं होगा। आपका ऑप्शन है 52.48। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान। आइए हम लोग अगले सवाल में आते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है इस अंक को यदि 1 से 9 तक गुना करें तो गुणनफल के अंकों का योग प्रत्येक दशा में इस अंक के बराबर होता है। क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा है, इनमें से कौन सा है जिसको 9 से 1 से लेकर 9 तक गुना करेंगे और जो संख्या आएगा उसके अंकों का योग भी 9 होगा। और ये पहेली तो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। 9 आप सुने भी होंगे, ये पहाड़ा इस तरह पढ़ा जाता है। 9 का पहाड़ा पढ़ते हैं हम लोग। 9 का 9, 9 दूनी 9, 9 तिया 9, 9 चौक 9। सुने होंगे आप। कहाँ से सुने होंगे? 9 गुना 1 9, और 9 गुना 2 क्या होता है? 18। 18 मतलब क्या? 1 प्लस 8 यानी 9। 9 दूना 9। आइए 9 गुना 3 क्या होता है? 27 यानी क्या? 2 गुना 7।
तो ये बात तो हम लोग के दिमाग से कई एक बार गुजर चुका है, इसके लिए तो हम लोग को पेन लगाने का भी जरूरत नहीं था, इसका आंसर ना होगा। क्वेश्चन समझ गए होंगे आप लोग। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इस अंक के अतिरिक्त प्रत्येक अंक के न्यूनतम 2 कारक होते हैं। अब देखिए यहाँ ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। कहता है इसमें से कौन है जिसमें उसके अलावा प्रत्येक के 2 फैक्टर हैं। इन चारों में कौन ऐसा संख्या है जिसके अलावा प्रत्येक के 2 फैक्टर है। तो आप जानते हैं एक जो है वो अभाज्य नहीं है, एक जो है वो अभाज्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका 2 फैक्टर नहीं होता, एक का 2 फैक्टर नहीं होता। या फिर आप देखिए तो इसका 2 फैक्टर है, इसका 2 फैक्टर है, इसका 2 फैक्टर नहीं है। एक का कोई और संख्या है जो उसको भाग लगाए, एक के अलावा कोई और है क्या जो इसका 2 फैक्टर हो? तो और 0 का तो कोई फैक्टर ही नहीं होता है, तो आपका सीधा आंसर 1 होगा। कुछ नहीं जानते हैं तो सबको तोड़ लीजिए, जिसका 2 मिल गया वो आंसर नहीं है, जिसका 2 नहीं मिला वो आंसर है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है इस अंक के अतिरिक्त प्रत्येक अंक के न्यूनतम 2 कारक होते हैं, वो है क्या, वो संख्या क्या है? वो 1 है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन में चलें। अब लीजिए, इसी टाइप का एक और सवाल कुछ देर पहले आया था, वहां प्रथम 4 विषम संख्या था। वहां हम लोग ज्यादा वक्त नहीं दिए क्योंकि 4 ही संख्या था, चारों को जोड़ लिए। लेकिन यहां थोड़ा सा दिक्कत होगा, यहां थोड़ा सा दिक्कत होगा। प्रथम 25 सम संख्याओं का योग क्या होगा? अगर 25 सम संख्या को जोड़ना है तो क्या करेंगे? 25 सम संख्या लिखेंगे? नहीं। अब क्या करना है, आइए देखिए। सम संख्या को समझने से पहले हम लोग विषम संख्या को समझ लें। कोई फार्मूला नहीं, हालांकि फार्मूला आपको पता है, हम जानते हैं n²। n विषम संख्याओं का योग क्या होता है? n²। जरूरत नहीं है। देखिए, विषम संख्या 1 हो तो औसत 1 होगा। 2 विषम संख्या लेंगे, 2 विषम संख्या लेंगे, 2 विषम संख्या लेंगे तो औसत क्या होगा? 2। 3 विषम संख्या लेंगे तो औसत क्या होगा? 3। 4 विषम संख्या लेंगे तो औसत क्या होगा? 4। आप देख रहे हैं जितना विषम संख्या औसत उतना। अब आप कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि यहाँ सम संख्या दिया है, हम विषम संख्या क्यों समझा रहे हैं? विषम संख्या समझ लीजिए, सम संख्या भी समझ जाइएगा। तो हमने क्या देखा, जितना विषम संख्या औसत उतना ही हो रहा है, जितना विषम संख्या औसत उतना ही हो रहा है। तो सम और विषम में फर्क क्या होता है? सम और विषम में फर्क क्या होता है? प्रत्येक सम प्रत्येक विषम से 1 अधिक होता है। प्रत्येक सम प्रत्येक विषम से 1 अधिक होता है। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। तो आप क्या देख रहे हैं? प्रत्येक सम जो है विषम से 1 बड़ा है, 1 बड़ा है, 1 बड़ा है, सब 1 बड़ा है। इसका मतलब है उसका जो औसत होगा, उसका जो मान होगा, इसका औसत उससे 1 अधिक होगा। इसका वैल्यू अधिक है तो औसत भी अधिक होगा, तो औसत अधिक होगा। तो वहाँ n विषम संख्याओं का औसत क्या था? n था। और यहाँ n विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? n+1 होगा। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे? 25 गुना 26। अगर ये विषम संख्या होता तो 25 गुना 25 होता, सम संख्या है तो 25 गुना 26 होगा। अगला सवाल आप देखिए। आगे फिर क्या दिया है? प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग, सम और विषम दोनों दिया था, इसीलिए पहले क्वेश्चन में ज्यादा चर्चा किए। प्रथम विषम संख्याओं का योग क्या होगा? 20 गुना 20। और यही पूछ रहा है 20², ये आपका आंसर है। अगला सवाल, ये सवाल थोड़ा सा अलग और थोड़ा बेहतर भी कह सकते हैं। क्वेश्चन कहता है एक लड़का मेले में 3 स्टॉल पर जाता है और प्रत्येक स्टॉल पर वह 1 रुपया प्रवेश शुल्क देता है, शेष आधा धन स्टॉल पर खर्च कर देता है तथा 1 रुपया बाहर जाने पर शुल्क देता है। अंत में उसके पास 3 रुपया बचते हैं।
हर स्टॉल पर जाने में 1 रुपया लगता है, लेकिन निकलते समय मात्र एक बार 1 रुपया लगता है। प्रवेश से पहले हर स्टॉल पर 1 रुपया खर्च हो रहा है, लेकिन निकलते समय सिर्फ एक बार कह रहा है, तथा 1 रुपया बाहर जाने पर शुल्क लगता है। क्वेश्चन ये कह रहा है, यानी उस लड़के के पास अगर X रुपया था तो जिस समय प्रवेश किया होगा 1 रुपया खर्चा हो गया होगा। अब उसके पास इतना बचा होगा। अब पहला स्टॉल पर गया होगा, आधा खर्च कर दिया होगा, तो बचा कितना होगा? इतना। अब ये राशि लेकर क्या करता है, वो अगले स्टॉल में जाता है। फिर से समझिए, X रुपया उसके पास था, 1 रुपया प्रवेश शुल्क लग गया, जो बचा उसका आधा उसने खर्च कर दिया। उस बच्चे के पॉकेट में बचा कितना होगा, वो ये राशि है। अब अगले स्टॉल में बचा जाता है और फिर 1 रुपया खर्चा करता है, और जो बचता है अब उसका आधा फिर से खर्च कर देता है, फिर आधा खर्च कर दिया। अब जो बचा ये राशि लेकर अगले स्टॉल में जाता है, फिर वहाँ 1 रुपया खर्चा करता है, और जो बचता है उसका आधा फिर वो लेकर बाहर निकलता है, और निकलते समय 1 रुपया और उसको खर्च हो रहा है। देखिए ये 1 रुपया बाहर निकलते समय उसको अलग से 1 रुपया और लग रहा है, और ये प्रक्रिया के बाद उसके पास बचता कितना है, 3 रुपया। ये क्वेश्चन कहता है, आप इसको समझिएगा जरा सा एक बार फिर से। क्वेश्चन कहता है X रुपया उसके पास है, 1 रुपया खर्चा किया, बचा कितना, 1 रुपया प्रवेश शुल्क लगा, बचा जो उसका आधा खर्चा किया। अब ये राशि लेकर वो निकला कहाँ, दूसरे स्टॉल। जैसे दूसरे स्टॉल जाएगा 1 रुपया खर्चा हो जाएगा। अब जो बचा है ये जो राशि बचा है उसका आधा फिर खर्चा कर दिया, तो बचा कितना होगा, आधा। अब ये राशि लेकर वो गया कहाँ, तीसरे स्टॉल पर, और वहाँ 1 रुपया खर्चा किया। अब जो बचा है 1 रुपया प्रवेश शुल्क में, और जो बचा है उसका आधा खर्चा किया, तो आधा खर्चा किया फिर आधा बचा है। अब वो निकलते समय 1 रुपया और लगाता है, बचता है 3 रुपया। इसको हल कीजिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये 1 इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4, और ये 2 से उधर गुना हो जाएगा 8, फिर ये 1 उधर जाएगा 9, फिर 2 से गुना करेंगे 18, फिर 1 जाएगा 19, फिर 2 जाएगा 19 दूना 38, फिर 1 जाएगा 39। X का मान 39। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, बहुत सिंपल है। और आप कैलकुलेट नहीं करना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा विकल्प भी आपके पास है, दूसरा विकल्प देख लीजिए आप। दूसरा विकल्प भी बहुत आसान, हालांकि ये समीकरण बहुत मुश्किल नहीं था, एक ही तो सवाल था जिसमें थोड़ा सा वक्त लग रहा है। अगला देखिए क्या करेंगे, तीनों स्टॉल के बाद लड़का के पास 3 रुपया बचता है। लड़का के पास बचता कितना है, 3 रुपया, और निकलते समय 1 रुपया दिया होगा। क्वेश्चन कह रहा है ना, निकलते समय 1 रुपया लग रहा है। इसका मतलब है तीनों स्टॉल के बाद उसके पास रुपया कितना था, 4। 1 रुपया तो बाहर निकलने का शुल्क है ना, तीनों स्टॉल के बाद उसके पास था कितना, 4 रुपया। अब आइए तीनों स्टॉल को दिखाते हैं, सब आपको दिख जाएगा। यही पीछे से ही हम लोग शुरुआत में आ जाते हैं। ये 4 रुपया था, तीसरे स्टॉल में आपने अपने धन का आधा खर्चा किया। हर जगह बचे हुए धन का आधा खर्चा करते हैं ना, आप हर स्टॉल पर जो राशि आपके पास है उसका आधा खर्चा करते हैं। 4 रुपया आपके पास बचा है, इसका मतलब 4 रुपया खर्चा किए होंगे। इसका मतलब यहाँ 8 रुपया आपके पास था, और 8 रुपया कब था, 1 रुपया प्रवेश शुल्क देने के बाद, यही ना। 4 रुपया बच रहा है, इसका मतलब आपके पास 8 रुपया था, 8 का आधा खर्चा किया, आधा बचा। और 8 कब था, 1 रुपया प्रवेश शुल्क देने के बाद, यानी तीसरे स्टॉल में जब आप प्रवेश कर रहे थे उस समय आपके पास 9 था, और दूसरे स्टॉल में अपने बचे धन का आधा खर्चा किए होंगे, और आधा खर्चा करने के बाद आपके पास 9 रुपया है, मतलब यहाँ आपके पास 18 था। 18 कब था, प्रवेश करने के बाद, यानी प्रवेश करते समय भी 1 रुपया लगा था, यानी 19 रुपया। यानी दूसरे स्टॉल में 19 रुपया आपके पास है, तो आप यहाँ आधा खर्चा किए होंगे, इसका मतलब 18 या 19 यहाँ है, यहाँ होगा कितना, 38। और 38 आपके पास है कब, प्रवेश करने के बाद, यानी प्रवेश करने से पहले आपके पास कितना रुपया था, 39। आप ऐसे भी कर सकते हैं। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखें।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है, फिगर थोड़ा सा गड़बड़ बन गया है। देखिए फिगर क्या कहता है, नीचे दिए गए चार वृत्त दिया हुआ है। फिगर फिर से बनाना होगा। फिगर कुछ इस प्रकार का है। चार वृत्त सटाकर रखा गया है और एक वृत्त जो इसके बीच में बन रहा है। क्वेश्चन ये कहता है, और इन चारों वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ है r। इन चारों वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ है r। तो क्वेश्चन कहता है इस छोटे वृत्त का त्रिज्या क्या होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। और आप अगर हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप देख रहे हैं इस तरह का फिगर बहुत सारा दिया गया है। इस तरह का बहुत सारा फिगर दिया हुआ है, जिसमें एक वीडियो में सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिए हैं। मेंसुरेशन का इस तरह का कोई ऐसा फिगर नहीं है जो आपको नहीं दिया गया है, जिसका सॉल्यूशन आप तक नहीं पहुंचाया गया। आइए अब यहाँ क्या है, इसके केंद्र को अगर हम मिला दें तो क्या दिखेगा, एक वर्ग दिखेगा। एक वर्ग दिखेगा जिसका भुजा 2r होगा। एक वर्ग दिखेगा जिसका भुजा क्या होगा, 2r होगा। तो इसका विकर्ण क्या होगा, 2r√2। भुजा अगर 2r होगा तो विकर्ण क्या होगा, उसका √2 गुना। तो अगर हम यहाँ से यहाँ, ये मध्य होगा ना, इसका लेंथ अगर जानना चाहें तो क्या कहेंगे, ये कितना है, ये कितना है। तो आप जानते हैं ये इतना है। यहाँ से अगर ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो BD बराबर क्या, तो BD बराबर ये 2r इंटू √2। तो यहाँ से यहाँ आधा होगा ना, आधा कितना होगा, तो इसको 2 से भाग लगा देंगे तो क्या होगा, r√2। तो यहाँ से यहाँ क्या होगा, r√2। और ये यहाँ से यहाँ कितना होगा, ये r होगा, ये तो r दिया हुआ है। तो यहाँ से यहाँ कितना, r√2, और उसमें ये घटा देंगे r, तो बचेगा इसका त्रिज्या। इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, r कॉमन लीजिए, √2 - 1। ये आपका आंसर। हालांकि इससे बहुत मुश्किल क्वेश्चन को हम लोग देख चुके हैं, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन में चलें। क्वेश्चन कहता है, एक परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी ने या तो भौतिकी या तो गणित या तो दोनों लिए हैं। क्वेश्चन कहता है 65.8% ने, यहाँ प्रतिशत का साइन छूट गया है, प्रतिशत है यहाँ, 65.8% ने और 59.2% ने गणित ली। कुल अभ्यर्थियों की संख्या 2000 है। कुल अभ्यर्थियों की संख्या 2000 है, तो कितने ने दोनों विषय लिए, यही ना। तो देखिए 59.2 और 65.8, इसको जोड़ते हैं तो क्या आएगा, 125%। ये परसेंट है, 125%। विद्यार्थी 100% है और सब्जेक्ट 125% कैसे हुआ, तो 25% बच्चे दोनों में होंगे। 25% बच्चे दोनों में होंगे। जैसे 100 बच्चा है, उसमें 80 बच्चा क्रिकेट पसंद करता है, 40 बच्चा फुटबॉल पसंद करता है, तो पसंद करने वाले 120 बच्चे हैं ना। तो बच्चे 100 और पसंद करने वाले 120, ये कैसे संभव हुआ होगा, संभव इसलिए हुआ होगा क्योंकि 20 बच्चों ने दोनों खेल को पसंद किया होगा। तो ये इससे जितना ज़्यादा है वही कॉमन है। तो ये इससे 100% से जितना ज़्यादा है 125, वो कॉमन है, मतलब 25% दोनों में है। 25% दोनों में है, तो यही तो हमको चाहिए, दोनों में। तो इसका मान निकालेंगे कितना, 500। इसका मान क्या आएगा, 500। यही सब सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है, और सवाल कितना आसान पूछा गया है आप देख चुके हैं। हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। अगले वीडियो में जो भी मैथ्स का सारा सवाल है, सारे सवाल को लाएंगे, सबका सॉल्यूशन दिखाएंगे। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।